जम्मू से मेरा संबंध पुराना है। आप में से कुछ लोग शायद जानते हों कि मेरे बचपन के कुछ वर्ष भी यहाँ बीते। जिस रसमंजरी की एक प्रति मुझे अभी दी गई है, उसे मैंने उसके मूल चित्रों को अपने बचपन में देखा था, क्योंकि रसमंजरी को प्रकाश में ले आने में मेरे पिताजी का भी योगदान था, जो कि उस समय रियासत में पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के लिए भारत सरकार की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उस विभाग की स्थापना की थी और श्रीनगर तथा जम्मू में संग्रहालयों की स्थापना में भी उनका योगदान रहा। तो आज का अवसर मुझे उन सुखद वर्षों की भी याद दिला रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ। युवा हिंदी लेखक संघ से मैं अपनी ओर से विशेष रूप से अपने साथियों की ओर से उतनी नहीं, एक शिकायत भी करना चाहता हूँ। अगर किसी से व्याख्यान की आशा की जा रही हो तो व्याख्यान से तुरंत पहले उसको वैसा बढ़िया भोजन नहीं कराना चाहिए जैसा कि युवा हिंदी लेखक संघ ने हमें कराया। मैंने कहा कि मेरे साथियों को तो इसकी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि वो तो श्रोता मंडली में बैठे हैं, लेकिन मुझे तो बोलना है। मैं वत्सल निधि के बारे में दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। आपने देखा कि जिस लेखक शिविर के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, वो छठा लेखक शिविर घोषित किया गया है। इससे पहले 5 शिविर हो चुके हैं। इस न्यास की स्थापना को 5 वर्ष हो गए हैं और पहले वर्ष से ही उसने लेखक शिविरों का भी आयोजन किया। ये संस्था बनी तो लेखकों में लेखक के विश्वास के एक प्रतीक के रूप में बनी। विश्वास के साथ ही लेखकों से लेखक की अपेक्षा की एक चुनौती के रूप में भी बनी। ये हम लोगों का आम अनुभव है, 5 वर्ष पहले भी था और आज भी था, कि हम लेखकों की या कि साहित्य की बहुत सी ज़रूरतों का अनुभव तो करते हैं, लेकिन अनुभव करने के बाद समझते हैं कि उन ज़रूरतों को पूरा करने का काम सरकार का है या समाज का है। कौन से समाज का, उसको हम नाम देने से कतरा जाते हैं। स्वयं लेखक की कितनी जिम्मेदारी उसमें है और उन ज़रूरतों को पूरा नहीं तो कम तीखा करने के लिए वह स्वयं पहले क्या कर सकता है, इसकी ओर हम धीरे धीरे उदासीन हो गए हैं। कह सकते हैं कि लोकतंत्र की जैसी प्रवृत्ति रही और उसके साथ समाजवादी विचारों को जिस रूप में जोड़ा गया, उसका एक पक्ष ये भी है कि हम हर एक चीज़ के लिए समझते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की या कि समाजवादी सरकार है। समाज के प्रति सारी जिम्मेदारियां जैसे कि हम सरकार को सौंप देते हैं, समाज के एक अंग के नाते अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं उठती। मुझे एक साधारण सामाजिक के, एक नागरिक के नाते भी इस बात का कभी कभी क्लेश होता है कि अपने बहुत से नागरिक कर्तव्यों के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार को हमारे लिए अमुक अमुक काम करना चाहिए, जबकि वही काम संभव बनाने के लिए हम स्वयं क्या कर रहे हैं या कि कैसे उसी काम को कठिन बना रहे हैं दिन ब दिन, इसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है। कुछ ऐसी ही बात लेखकों के बीच में भी देखने में आती है। यहाँ तक कि हमारा परिचित कोई लेखक बीमार भी होता है तो उसके इलाज के लिए हम एक हस्ताक्षरों का आयोजन तो करते हैं कि हस्ताक्षर संग्रह करके एक अपील छापी जाए सरकार के नाम कि अमुक लेखक की मदद की जाए, लेकिन वो मदद उससे पहले हम भी तो कर सकते थे। इसकी ओर हम प्रायः उदासीन हो जाते हैं। अगर हम जो कुछ कर सकते थे वो कर चुके, फिर भी कोई त्रुटि रह जाए, तब दूसरे के आगे हाथ पसारने का कोई आधार हो सकता है। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया, तब
दूसरे के सामने हाथ पसारना केवल अपनी स्थिति को और थोड़ा हीन बना देना है, ऐसा मैं अनुभव करता रहा। तो मैंने कहा कि एक लेखक का लेखक समाज में विश्वास और एक लेखक की लेखक समाज को चुनौती के रूप में इस निधि की स्थापना की गई थी और उसका उद्देश्य यही था कि लेखक स्वयं जो कुछ कर सकते हैं पहले मिलकर वो करने का आयोजन करें। उन कामों में से ये ऐसे शिविर केवल एक काम है जिनका उद्देश्य है कि जो अनुभवी या कि प्रतिष्ठित साहित्यकार हो गए हैं उन्हें और जो नए या कि उदीयमान प्रतिभावान साहित्यकार हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाएं और नए लेखक की समस्याओं को, जो कि अधिकतर पुराने लेखकों की भी परिचित समस्याएं ही रहीं, कुछ नई समस्याएं आती हैं लेकिन अधिकतर तो समस्याएं लेखक की समस्याएं सनातन काल से वही चली आती हैं, और उनको जहाँ से जो सहयोग या सहायता या प्रकाश मिला ऐसा अनुभव करें कि उसको बटाने की कुछ जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। और दूसरी तरफ जो इधर पीढ़ियों के तर्क के आधार पर हम लोग साहित्य को भी इस तरह बांटने लगे हैं जैसे कि 50 के बाद लिखा गया साहित्य उससे पहले लिखे गए साहित्य के साथ रखा ही नहीं जा सकता, या कि एक के पाठक दूसरे को पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, और साठोत्तरी को सत्तरोत्तरी वाले नहीं पढ़ या समझ सकते, न साठोत्तरी वालों के ऊपर उससे पहले के साहित्य को पढ़ने की कोई जिम्मेदारी बच रहती है। इस दृष्टि का जो पीढ़ियों या दशकों में विभाजन करके सोचने की एक प्रवृत्ति बढ़ रही थी, इसको काट कर एक संवाद की स्थिति फिर से स्थापित की जाए, इसमें स्वयं साहित्यकार का योग हो। हम लोग जन की, जनवाद की, आम आदमी की बात करने के तो अभ्यस्त बहुत हो गए हैं, लेकिन ये बातें भी हमें उस आम आदमी से कितना और काटे दे रही हैं, इसकी ओर भी हमारा ध्यान दिन ब दिन कम जाता है। एक बहुत ही मोटी बात कि हम उपेक्षा करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इस देश का 2/3 तो अभी तक निरक्षर है, वो तो कुछ भी नहीं पढ़ता, पढ़ सकता ही नहीं। तब हम जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि हम आशा करते हैं कि कल वो पढ़ेगा, लेकिन हम तो आज लिख रहे हैं, कल के लिए नहीं लिख रहे हैं। कल के लिए लिखने वाला कल भी पैदा होगा और कल की समस्याएं भी आज से कुछ भिन्न होंगी। तो हम किस अधिकार से कल के या परसों के या 10 बरस या 100 बरस बाद के पाठक के लिए लिखने का दावा करते हैं बिना ये जाने कि उसकी क्या समस्याएं होंगी, उसकी क्या ज़रूरतें होंगी, वो कैसा साहित्य पढ़ना चाहेगा। ये मैंने कहा कि एक बहुत मोटा उदाहरण है उस उपेक्षा का जिसके कि हम आदी हो जाते हैं। जिस समाज में हम लिखते हैं, जिस समाज के लिए हम मानते हैं कि हम लिखते हैं, उसका 2/3 अगर निरक्षर है तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का क्या रूप बनता है? क्या वो 2/3 इसलिए उपेक्षा का पात्र है कि वो तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं, या कि वो 1/3 इसलिए उपेक्षा का पात्र है कि वो अल्पमत में है? उस 1/3 में भी हम पहचान सकते हैं कि थोड़े से लोग ही हैं जो कि वास्तव में पढ़ते हैं। पढ़ सकने वाली बात एक तरफ है और वास्तव में पढ़ने की बात दूसरी। तो अगर जो 10% या 5% सचमुच पढ़ते हैं, अगर हम उनके लिए लिखते हैं, तो बाकी लोगों की उपेक्षा हम किस आधार पर करते हैं? और अगर उनके लिए नहीं लिखते तो उनकी इस शिकायत का हमारे पास क्या जवाब है कि हम क्या बरसों से पढ़ लिख कर इसीलिए इस सजा के लायक समझे गए कि हम पढ़े लिखे थे? क्या हमारी उपेक्षा इसलिए हो रही है कि हमने बरसों पढ़ने लिखने में बिताए? हमारी भी तो समस्याएं हैं जिनके निराकरण के लिए हम लोग पढ़े लिखे थे।
क्यों नहीं लेखक हमारी ओर भी ध्यान देता। तो इसलिए इस स्थिति का कोई आसान जवाब नहीं है। मैं ये ऐसी कोई व्यंजना मेरी बात की नहीं है कि इन बातों का कोई एक जवाब है और हमारे सामने वो होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सवाल के अनेक रूप हैं जो लेखक के सामने होने चाहिए, और उस स्थिति में क्या हो सकता है इसका विचार नए और पुराने लेखकों को लगातार साथ बैठकर करना चाहिए। क्योंकि जवाब ऐसे भी हो सकते हैं जो कि स्वयं एक सवाल भी बन सकते हैं कि अब तो रेडियो और टेलीविज़न फिर से ये संभव बनाते हैं कि निरक्षर तक भी साहित्य को पहुंचाया जा सके। कुछ लोग ये जवाब भी देते हैं कि अब तो निरक्षरता भी कोई समस्या नहीं रही, बल्कि अब तो किताब अनावश्यक हो गई है। अब तो टीवी और रेडियो से साहित्य जन तक पहुंचाया जा सकता है। शायद पहुंचाया जा सकता हो, लेकिन क्या पहुंचाया जा रहा है? क्या इसकी कोई संभावना है कि पहुंचाया जाएगा? क्या हमारे देश में टीवी और रेडियो की जो स्थिति है उसमें कभी ये संभव होगा कि ये आवश्यक काम उस माध्यम से हो? ये सब सवाल हैं, इनके भी तरह तरह के जवाब हो सकते हैं। दूसरी तरह के जवाब भी हो सकते हैं जो मैं नहीं दे रहा हूं कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि हम साक्षरता का प्रचार करें। प्रायः राजनीति के लोग अगर ऐसे सम्मेलनों में आते हैं तो यही उपदेश देकर चले जाते हैं कि लेखक को साक्षरता बढ़ानी चाहिए। लेखक ने आपको चुनकर उस कुर्सी पर किस लिए बिठाया, इसका जवाब देने के लिए वो नहीं रुकते। कोई जवाब, कहीं सवाल पूछ ही न बैठे इससे पहले वो सभा से चले जाते हैं। तो इस स्थिति में लेखक दूसरे लेखक के साथ क्या कर सकता है, इस पर विचार करके जो वो कर सकता है वो करे, इसी उद्देश्य से इस न्यास की स्थापना हुई। मुझको इस बात का संतोष है कि बहुत से लोग जो शायद अलग अलग बैठकर इस तरह के काम में योग न भी देते, इस न्यास के काम में सहायता करते रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा न्यास है। इसका काम व्यापक सहायता के बिना संभव नहीं था, लेकिन वो सहायता लगातार हमको मिलती रही है और उसका क्षेत्र बढ़ भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि साहित्यकारों के समाज में लोग इस तकलीफ का अनुभव करने वाले नहीं थे, लेकिन उसका एक जवाब यह है कि खुद भी कुछ उद्योग करें, और करेंगे तो दूसरा कोई साथ भी हो जाएगा। इस विश्वास की कमी थी या कि ये इसकी परीक्षा नहीं की गई थी। हम लोगों ने उस परीक्षा करने का दुस्साहस किया और मैं प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करूं कि हमें सहायता मिलती है और उसकी आशा बढ़ती जा रही है। ये जो लेखक शिविर हुए, मैंने कहा कि हमारे काम का एक अंग ये है। प्रत्येक लेखक शिविर में हम अनुभवी प्रतिष्ठित साहित्यकारों को भी बुलाते रहे और नए साहित्यकारों को लोगों से पूछ के कि कहाँ कौन सी कोई नई प्रतिभा आ रही है, उनको आमंत्रित भी करते रहे। और धीरे धीरे अब ये दायरा भी और फैलता जा रहा है, जिससे हम लोगों से पूछते रहते हैं कि हमें बताइए कि कहाँ कौन सा नया प्रतिभावान लेखक आपने देखा है, किससे आपको आशाएं होती हैं। हम उसे भी आमंत्रित करेंगे। प्रत्येक शिविर में हम एक सामान्य विषय विचार के लिए रख देते हैं। मैंने कहा कि यूँ तो मुख्य चीज़ है कि अनुभवी और नए लेखक के बीच संवाद की स्थिति बने और साहित्य की सभी समस्याओं के बारे में खुला संवाद हो सके, एक दूसरे की रचनाएं भी सुनाई जा सके, उन पर जितना विचार विमर्श वांछित हो वो भी होता रहे, और ये सब काम होता है। इसके अलावा हर बार एक विशेष विषय भी हम रख देते हैं, जैसे आधुनिकता और आधुनिक संवेदन की एक समस्या हो सकती है। एक शिविर के लिए ये विषय था। समाज परिवर्तन की प्रक्रिया और साहित्य, जिसमें इस पर विस्तार से विचार हुआ कि क्या साहित्य समाज को
बदलता है, बदल सकता है, अगर बदलता है तो कैसे बदलता है, वो प्रक्रिया क्या होती है जिससे परिवर्तन आते हैं, कहाँ तक नियोजित ढंग से ऐसा साहित्य रचा जा सकता है या नहीं रचा जा सकता, ये एक सामान्य विषय था। परिवेश और साहित्य का संबंध एक बार ये विषय था। इस बार हमने विषय रखा है साहित्य और भविष्य। इसमें भविष्य का साहित्य कैसा होगा या कि साहित्य का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर भी विचार हो सकता है। विभिन्न साहित्यिक विधाएं जो हैं, उपन्यास है या कथा है, कविता है, इनके भविष्य का भी विचार हो सकता है। भविष्य के निर्माण में इनके योगदान का भी विचार हो सकता है। और जो संचार माध्यम हैं, जो मास कम्युनिकेशन के नए साधन प्रकट हुए हैं, इनका साहित्य पर और किताब पर भी क्या असर होगा, इसका भी विचार हो सकता है। क्या भविष्य में किताब पढ़ी जाएगी या कि पढ़ना ही अनावश्यक हो जाएगा, इसका भी विचार हो सकता है। ये सामान्य विषय है। अभी तक की चर्चा से मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि इस बारे में क्या बात हो सकती है, लेकिन जब सोचने लगते हैं तब उन्हें लगता है कि बहुत सी बातें सोचने की हैं और होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि अगले 7 दिन हमारी जो भी इस विषय पर जैसी चर्चा होगी वो हम सब लोगों के लिए विचारोत्तेजक भी होगी, नया अनुभव देने वाली भी होगी। और इसके बाद भी, जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष करते आए हैं, जो पर्चे पढ़े जाते हैं वो और जो उन पर विचार, जो चर्चा होती है, उसका सारांश ये हम पुस्तकाकार छापेंगे भी और वो भी उपयोगी होगा। अब तक 4 ऐसी पुस्तकें छप चुकी हैं और 2 और प्रेस में हैं। इसके अलावा 2 व्याख्यान मालाएं भी वत्सल निधि की ओर से होती हैं। एक ऐसी जिसमें हम एक विद्वान को 4 या 5 व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करते हैं, लिखे हुए व्याख्यान जो कि पुस्तकाकार छापे जाएंगे। उसमें हम ये चिंता नहीं करते कि बहुत बड़ा समाज उनको सुनने आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि एक पुस्तक ऐसी आए जिसको कि वर्षों तक लोग पढ़ सकें। ऐसी भी 4 व्याख्यान मालाएं हो चुकी हैं। और एक दूसरे प्रकार की व्याख्यान माला है जो कि हर साल हम एक नए स्थान में करते हैं, जिसमें अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं और समकालीन साहित्य या कि सांस्कृतिक क्षेत्र के किसी भी विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाते हैं और ऐसे व्याख्यान या कि ऐसे स्तर पर उनका संप्रेषण कि साधारण जन तक भी पहुंच सके। इन व्याख्यानों का उद्देश्य है जन साधारण की रुचि उन विषयों में जगाना जो कि साहित्य या कि संस्कृति से संबंध रखते हैं। इनमें से भी फिर चुनकर कुछ व्याख्यान पुस्तकाकार छापे जाते हैं। इसके अलावा हमने अभी तक 2 यात्राओं का भी आयोजन किया है और आगे एक और यात्रा का भी आयोजन है। इनमें साहित्यकारों का एक दल किसी लंबी यात्रा पर जाता है। पहली यात्रा हमने सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से लेकर और चित्रकूट तक राम और सीता के वनगमन का जितना मार्ग जाना हुआ है उसके अंत तक की थी, जनकपुर और अयोध्या होते हुए। उसका उद्देश्य कोई एक धर्म ग्रंथ का ही अनुकरण करना नहीं था, लेकिन राम और सीता की कथा जिस तरह लोकमानस में बसी हुई है और आज भी जनता के जीवन को प्रभावित करती है, उसका रहस्य क्या है और साहित्यकार के लिए उसका क्या महत्व हो सकता है, क्या उपयोग आज के साहित्यकार के लिए हो सकता है,
कहाँ तक उस जन तक पहुँचने के लिए साहित्यकार के लिए ये कथा और उससे जनता का संबंध फिर से उपयोगी हो सकता है या नया प्रकाश दे सकता है, इसकी खोज भी हम करना चाहते थे। और हमने सचमुच पाया कि उस जनता से हम लेखकों का, उन लेखकों का भी जो कि अपने को जनता के लेखक कहते हैं, वास्तविक परिचय नहीं था। उनकी प्रतिक्रिया हम लोगों के प्रति सिर्फ इसलिए बिल्कुल दूसरी थी कि हम उस भूमि को देखने जा रहे थे जो कि सीता की भूमि थी। ये भी हमारे लिए एक नई बात थी कि सीता की भूमि और राम की भूमि को लेकर लोगों के मन में किस तरह के भाव रहे हैं इत्यादि बहुत सी नई बातें भी हमें हमारी जानकारी में आई। दूसरी यात्रा में हम लोगों ने ब्रजभूमि से आरंभ करके द्वारका तक की यात्रा की और इसमें कृष्ण के जीवन को लेकर नहीं बल्कि भक्ति से जुड़े हुए सारे क्षेत्र और उससे जुड़े हुए भक्त कवियों के जीवन से संबद्ध क्षेत्रों की यात्रा हमारा लक्ष्य था। और उसमें भी ये तो था ही कि जनसाधारण के जीवन में इस कथा का और इस साहित्य का और भक्ति का आज क्या स्थान है और कहाँ तक उसमें ऐसी एक शक्ति है जिसका उपयोग आज का साहित्यकार भी उस जन के निकट पहुँचने के लिए कर सकता है। इन दोनों यात्राओं से दो पुस्तकें भी तैयार हुई, यात्रा की पुस्तक और यात्रा से संबद्ध साहित्यकार के विचारों की एक आभ्यंतर भीतरी यात्रा की पुस्तकें भी जो अब प्रकाशित हो रही हैं। ये अब तक जो काम हम लोग करते रहे उसका परिचय मैंने दिया। मैंने कहा कि ये न्यास बहुत छोटा सा न्यास है, इसलिए हम उतना ही काम आरंभ करते रहे हैं जिसके बारे में विश्वास हो कि इसको आगे चलाते रह सकेंगे। हम कभी किसी से आवेदन नहीं मंगाएंगे, हम किसी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या पुलिस से तस्दीक कराकर अर्जी भेजने के लिए नहीं कहेंगे इत्यादि। हम नहीं चाहते कि लेखक के नाते हमारे असम्मान की कोई बात हो, तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे लेखक की मान रक्षा में हमारी ओर से कभी कोई त्रुटि हो या कि ऐसा कोई काम हम होने दें जिसमें कि लेखक का असम्मान हो। ये मैंने कहा कि साधन जितने हमारे विकसित होंगे उनके आधार पर ये काम भी विकसित होता जाएगा। इसके न्यासधारी है, एक न्यासधारी मंडल है जो इसकी व्यवस्था देखता है और मैं आशा करता हूँ कि उसके साथ भी और ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे जिनके माध्यम से ये काम अच्छी तरह हो सकेगा। ये मैंने वत्सल निधि के उन न्यासधारियों में से एक न्यासी के नाते कुछ बातें आपके सामने रखी। इन बातों के अंत में आपसे ये अपील भी कर सकता हूँ कि इस काम को लेखकों की ओर से किया गया एक आयोजन मानकर आप इसमें जो भी रुचि ले सके, जो भी सहायता कर सके, इस विश्वास को, इस दृष्टि को आगे बढ़ाने में जितना भी योग दे सके वो आप दें, उसका स्वागत होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका हम स्वागत करेंगे, इतना ही नहीं, वह साहित्यकार के और भारतीय साहित्य के भविष्य के हित में होगा कि लेखक और साहित्य का प्रेमी इन बातों की चिंता करता है जो कि दोनों के लिए महत्व की हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अब इस निधि से अलग भी एक दो बातें कहना चाहता हूँ। मुझको लिखते 50 वर्ष से कुछ अधिक हो गए। अब अगर लिखना बंद भी कर दूं तो ये सोच सकता हूँ कि मैंने काफ़ी काम कर लिया। लेखक
प्रायः ऐसा नहीं सोचता है, कभी सही कारणों से और कभी गलत कारणों से भी। मैंने भी अभी काम लिखना छोड़ नहीं दिया है, लेकिन एक समय आएगा जबकि छोड़ दूंगा। इन 50 से अधिक वर्षों में मैंने देखा है कि साहित्य के प्रति जैसी निष्ठा की आशा हम समाज से करते वैसी बनी नहीं रही है, उसमें कुछ कमी ही आई है। ये बात मैं अब नहीं कह रहा हूँ, एक साधारण सामाजिक प्राणी के नाते कह रहा हूँ। हम लोग साहित्य के प्रति पहले से कम रुचि रखने वाले हो गए हैं। भाषा के प्रति हम लोगों की उदासीनता भी बढ़ी है। कोई भी भाषा, हम लोगों ने जब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तब जैसे कि अंग्रेज को हटाने पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित था, उसी तरह अंग्रेजी को भी हटाने पर उतने स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन ध्यान केंद्रित था। लेकिन इसको हटाकर क्या, इसकी ओर तब भी विचार कुछ कम हुआ था, अब भी उससे बहुत अधिक नहीं हुआ है। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि सभी भारतीय भाषाओं को भारतीय भाषा मानते हैं, क्योंकि भाषाओं को हम किसी एक प्रदेश के साथ जोड़ते हुए भी इस बात को भूलना मैं ठीक नहीं समझता कि अंततोगत्वा उस साहित्य की किसी भी भाषा में लिखा गया हो एक भारतीय दृष्टि विकसित होनी चाहिए। जिन दुख की बातों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ उनमें एक ये भी है कि हम लोगों ने अपनी अपनी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इस बात की उपेक्षा की कि जब से ये इन भाषाओं का इतिहास आरंभ हुआ था तब से इनमें से किसी भी भाषा के भीतर एक भारतीय हृदय भी पहचाना जा सकता था, जो कि आज उतनी आसानी से नहीं पहचाना जाता। निस्संदेह जब भाषाओं के अपने अपने प्रदेश हैं तो उस प्रदेश के जीवन का एक सच्चा और खरा चित्र उस भाषा के साहित्य में आना चाहिए। इसलिए हिंदी में जो साहित्य आता है उसमें हिंदी क्षेत्र का जीवन भी कुछ अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सके। पंजाबी में जो साहित्य आता है उसमें पंजाबी समाज और पंजाबी क्षेत्र का जीवन भी कुछ अधिक खरी दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए, ये तो होना चाहिए। लेकिन हम प्राचीन काल में भी देखते हैं कि दक्षिण का लेखक भी या उत्तर का लेखक भी, उस सबके मन में एक भारत का चित्र था। हमको आज इस पर भी आश्चर्य होता है कि उस भारत का चित्र वो पहचानते कैसे थे, जबकि उनके आने जाने के साधन भी नहीं थे। लेकिन उनके सामने हमेशा एक भारत का चित्र रहता था और न जाने कैसे उस भारत की गतिविधि से उनका परिचय भी रहता था। इस चीज़ की हमारी भाषाओं के साहित्य में आज कमी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारी प्रत्येक भाषा अपने क्षेत्र के जीवन का सच्चा और खरा और ऐसा चित्र प्रस्तुत करे जो कि दूसरी किसी भाषा में नहीं मिलेगा। यही तो उसकी विशेषता होगी, उसका विशेष अवदान होगा कि इस सच्चाई से प्रस्तुत किया है कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके साथ मैं ये आशा करूंगा कि इस बात को अनदेखा नहीं किया जाएगा कि हम इस समाज को प्रस्तुत करते हुए इसको उस बड़े समाज से काट कर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि उसे जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। उस बड़े भारतीय समाज में हमारा विशेष योगदान ये है जो कि और कोई नहीं दे सकता था। इस भाव से किया गया काम वास्तव में हमारे सारे साहित्यों को बढ़ाएगा। नहीं तो हमारी प्रवृत्ति यही होगी कि हम अलग अलग भाषाओं में संग्रहालयों में रखने लायक साहित्य पैदा करते जाएंगे। विदेशी आकर कहेगा कि हाँ, इस प्रदेश के जीवन का चित्र यहाँ मिलता है, इसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए, इसको संग्रहालय में बंद कर देना चाहिए, कहीं ये नष्ट न हो जाए, कहीं ये बदल न जाए, इसको ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहिए। जिस तरह हम आज आदिवासी के जीवन को लेकर
ये ऐसा सोच सकते हैं कि इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको किसी तरह संग्रहालय में बंद करके रख दिया जाए कि ये बदल न जाए, नष्ट न हो जाए, या कि नष्ट होता है तो हो जाए, इसका जो कुछ संग्रहणीय है उसको हम किसी तरह जल्दी से बंद करके संग्रहालय में रख दें, हमारे सारे साहित्यों की वही गति हो जाएगी। ये निश्चय ही हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अगर हम प्रत्येक भाषा के साहित्य को केवल उसके प्रदेश तक सीमित करके केवल उसी के समाज के साथ बांधकर चलाएंगे तो उसकी परिणति यही होगी। जिस भविष्य का विचार हम आगे करेंगे उसका एक पक्ष ये भी है। मैं चाहता हूं कि जो बात उदाहरण के लिए साहित्य अकादमी के मंच से भी कही जाती है कि भारतीय साहित्य एक है यद्यपि कई भाषाओं में लिखा जाता है, वो बात सचमुच वैसी ही हो। यानी हम ये कह सकें कि भारतीय मानस एक है यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति कई भाषाओं में हुई है। ये एक लेखक के नाते मैं एक आशा और एक प्रार्थना के रूप में आप सबके सामने रखना चाहता हूं। कल का भविष्य आप सबके योग से ऐसा, कल का साहित्य आप सबके योगदान से ऐसा साहित्य बने जिसको हम भारत से बाहर भी और भारत में भी भारतीय प्रतिभा की विशेष देन के रूप में प्रस्तुत कर सकें, फिर चाहे वो भारत की किसी भी भाषा में लिखा गया हो। हमारी भाषाएं उपेक्षणीय नहीं हैं। हमारी छोटी भाषा भी यूरोप के एक एक देश की भाषा से संख्या में अधिक बोलने वाले रखती है। इसलिए हमें इस बात से लज्जित नहीं होना चाहिए कि इस देश में कई भाषाएं हैं और उनके साहित्य हैं, लेकिन उस साहित्य में दृष्टि क्या है, ये प्रश्न हमें